उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये जो मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं ये रहेगा उदल कॉमरेड उदल जी का आवास है। कॉमरेड उदल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कॉमरेड उदल की बात करूं तो 9 बार वो विधायक चुने गए हैं और इसके अलावा उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी शख्सियत थी जिसके बारे में बात करना एक किताब लिखने जैसा है। तो आज हम उनके आवास पर आए हैं और उनके आवास पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो साधारण तरीके से उनका घर है, 9 बार विधायक चुने गए। आज के विधायकों की बात करें तो तमाम ऐशो आराम की चीज़ें हैं, लेकिन जो शख्स 9 बार विधायक रहा उसकी सादगी देखिए आप। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये उनका आवास है, यही उनका, इसी में वो रहते थे जब वो विधायक थे। उस दौरान भी इस विधायक में वो इसी आवास में रहते थे। पहली बार 1957 में विधानसभा का चुनाव जीता। उसके बाद लगातार 9 बार विधायक रहे। 1996 में उन्होंने आखिरी बार चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी, चुनाव उसके बाद नहीं लड़ा। लेकिन जो उनका चुनावी सफ़र रहा, जो उनकी यात्रा रही, जो उनका कद रहा, वो एक नज़ीर है, वामपंथ की पहचान थे। जिस तरह से बनारस में या बनारस की सीट पर पहली बार जो वामपंथी खाता खोला था बनारस में, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उदल जी थे वो शख्स, और उन्होंने वामपंथ को धार दी यहाँ पे। उसके बाद एक लंबा सिलसिला चला, कई लोगों से कई सारे किस्से हैं उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी जो कहानियां हैं। तो आज हम उन कहानियों को समझने के लिए उनके घर पे आए हैं। ये घर वाराणसी के पिंडरा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर देवराई गांव है और देवराई गांव में ही उनका आवास था, पैतृक आवास था। तो उनकी कहानियों को जानने के लिए, उनकी कहानियों, उनके जीवन को समझने के लिए आज हम उनके गांव पे आए हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उदल जी से जुड़ी, कॉमरेड उदल जी से जुड़ी आपको किस्से और कहानियां बताएंगे। तो उदल जी का कैसा पूरा राजनीतिक सफर रहा, कैसे उनकी एक वो पहचान अपनी बनाए और उनका जीवन पूरा किस तरह का था, उनसे हमारे साथ बात करने के लिए उनके बड़े बेटे हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? योगेश चंद्र जी। कैसा रहा, आपके पिताजी थे, 9 बार विधायक चुने गए, कैसा उनका पूरा राजनीतिक सफर रहा, कैसी उनकी जो शख्सियत थी, उन सब के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, उनकी शख्सियत तो निराली थी और इतना सादगी भरा। कोई आदमी जो है एमएलए हो जाए एक बार तो उसके ठाट बाट, और इनके 9 बार रहते हुए इनके ठाट बाट, इनको रहने के लिए जो आप देख रहे हैं मकान, ये इनके मित्रों ने दिया। अच्छा। इन्होंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है और न मैं बनवा सकता, तो इसमें बाबू जगदीश सिंह ने ईंटा दिया था, बाबू विभूति नारायण सिंह ने सीमेंट बालू दिया था, और एक बूढ़े ठेकेदार फूलपुर के थे, उनके मित्र थे, उन्होंने लेबराना दिया था। तब जाकर के उनको रहने के लिए बैठका दिया है। और 9 बार वो विधायक रहे, लेकिन किसी विधायक ने उसके बाद किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भाई उदल जी 9 बार विधायक रहे, उनके घर जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए, रास्ता की व्यवस्था कर दिया जाए। ये डॉक्टर अवधेश सिंह पहले विधायक हुए जिन्होंने उनके नाम से स्मृति द्वार बनवाया पिंडरा रोड से, और हमारे घर तक आने के लिए दोनों तरफ से उन्होंने रास्ता दे दिया। हम जो समझना चाह रहे हैं, हम जो जानना चाह रहे हैं कि और राजनीतिक जीवन, उनका जो राजनीति का जो राजनीतिक सफ़र था, वो किस्से कहानियाँ वो हमें आप बताइए। देखिए, राजनीतिक सफ़र तो उनका अजीबो गरीब रहा। जब ये सन 1957 से इन्होंने 52 से ही राजनीति इन्होंने शुरू किया था। पहली बार ये चुनाव हारे थे, तो उसमें भी पहले जो चुनाव होता था वो बैलेट बॉक्स होता था, अलग अलग। लोग कहते थे हमारा वोट कहाँ पड़ेगा, फला के पेटी में। तो उसमें बेईमानी शैतानी करके वो कांग्रेस के थे, वो जीत गए थे, लेकिन इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया था और 2.5 महीने रह गया था, तो इनको एमएलए बना दिया, जिता दिया था। अच्छा। तो इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। 57 के चुनाव में ये लड़े और जीते। जीतने के बाद इनके साथी थे
झारखंडे राय, सरजू पांडे, बहुत से लोग थे। और यहाँ तक कि रुस्तम सेठी भी राजनीति करते थे, लेकिन वो तो बहुत बाद में जीते। और जब रुस्तम सेठी जी जीते थे तो उस वक्त होम मिनिस्टर का पद इन्हीं को दिया जा रहा था। अच्छा। तो इन्होंने कहा मंत्री पद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मंत्री पद रहने के बाद आदमी के अंदर गुरूर आ जाता है। तो सम्मिलित सरकार बनी थी, तो उन्होंने रुस्तम सेठी को बनवा दिया था। इनके ही मित्र थे यादव जी, क्या नाम बताया था हमने? चंद्रजीत यादव। इनके ही मित्र थे चंद्रजीत यादव। उस वक्त कांग्रेस जो है इनकी पार्टी के एमएलए विधायक नेताओं को तोड़ रही थी, तो चंद्रजीत यादव भी टूट गए थे। और टूटने के बाद वो कांग्रेस के महामंत्री बने, केंद्रीय इस्पात मंत्री बने। बाबूजी को भी प्रलोभन दिया गया कि आप भी कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, आपको भी मंत्री बना दिया जाएगा और केंद्र में ले जाकर बैठा दिया जाएगा। इन्होंने तब कहा था, हे दल बदलू तुम्हें प्रणाम। इन्होंने कहा था कि हे दल बदलू तुम्हें प्रणाम। और चंद्रजीत यादव को इन्होंने कहा कि मुबारक हो आपको महामंत्री का पद, केंद्रीय इस्पात मंत्री का पद। जबकि मेरी बहन रमा देवी, चंद्रजीत यादव ने उसको एक तरह से गोद ही लिया हुआ था। वो उसके सर्टिफिकेट पे रमा देवी नहीं लिखा हुआ, रमा यादव लिखा हुआ है। चंद्रजीत यादव के हिसाब से उनके पास औलाद नहीं थी, तो वो इसको पालते पोसते थे, वही पढ़ाते लिखाते थे, इसलिए उसका भी नाम रमा यादव था। सर्टिफिकेट जितने हैं सब उसका रमा यादव के नाम से है। तो उसके बाद भी इनके कई मित्र थे, जैसे रामचंद्र बख्श सिंह थे, मित्र सेन यादव थे। ये लोग भी कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके मुलायम सिंह ने तोड़ा, सपा में चले गए। मुलायम सिंह ने इनके लिए भी बड़ी कोशिश की, लेकिन ये कभी डिगे नहीं। मुलायम सिंह ने इनको अध्यक्ष का पद देने की कोशिश की, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये सब हमें नहीं चाहिए। और यहाँ तक मुलायम सिंह के लिए कह दिया, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, कि मुलायम सिंह जी वो शख्सियत हैं कि जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। आखिर में मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी। लिख करके उन्होंने कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चंद्रशेखर जी से जुड़ा कुछ किस्सा है इनके बारे में? हाँ, चंद्रशेखर जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वाराणसी के डीएम को कहा कि मैं जब प्लेन से बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतरूं और प्लेन का दरवाजा खुले तो सामने जो शख्सियत खड़ी होगी वो उदल जी होंगी। उदल जी के सिवा पहला चेहरा मैं किसी और का न देखूं। और डीएम साहब बड़े परेशान थे, 2-3 दिन आए लगातार। बाबूजी शायद लखनऊ में थे, कहाँ कहीं गए हुए थे। मैंने उनसे कहा कि आ जाएंगे तो हम बता देंगे, लेकिन भाई ये आदेश था प्रधानमंत्री का, तो डीएम को कहाँ चैन है। आखिर में बाबूजी आए, मैंने उनसे कहा, कहने लगे ठीक है भाई। तो डीएम साहब से कहा भाई गाड़ी उड़ी लेके आइएगा, मेरे पास गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, और नहीं कहिए तो हम साइकिल से आवें। तो डीएम साहब गाड़ी की व्यवस्था करके ले गए। प्राइम मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर सिंह जी उतरे, तो उस वक्त इन्होंने कहा था, उन्होंने गले लगाया चंद्रशेखर सिंह से, कहा कि अरे भाई चंद्रशेखर सिंह, अब हमको तो नहीं लगता कि आप वही चंद्रशेखर सिंह हुए, आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ तक कह दिया कि भाई आप तो देश के 8वें पूंजीपति भी हो गए। इनको कहने में देर नहीं लगे, कहने लगे कि आप राजनीति करते थे फटा हुआ कुर्ता पहन के मेरे साथ, और मैं आपको राजनीति में ले आया था। मैं भाई शुरुआत आपने की थी, लेकिन राजनीतिक करियर आपने मेरे यहाँ से शुरू किया था। ये सब है उनकी यादें जो है। अच्छा, चुनाव प्रचार करते थे तो क्या सिंपल तरीके से साइकिल से या पैदल, किस तरह से? उनका चुनाव प्रचार का अभियान जो था वो साइकिल से होता था। वो गांव-गांव जाते थे, 2 लोग 3 लोग उनके साथी हुआ करते थे, और बाकी गांव के लोग जो गरीब तबके के लोग थे वो साइकिल में झंडे लगा लेते थे, गांव-गांव जाते थे। और इनका प्रचार करने का तरीका ये था कि ये साइकिल से जाते थे, जाते जाते अगर कहीं देर हो गया तो वहीं रुक जाते थे, उसके बाद दूसरे दिन फिर शुरू करते थे। अगर कभी ऐसा हो जाता था कभी कभी कि जहाँ जो गांव पूरा विरोधियों का खेमा होता था, जैसे श्रवण जात के कुछ लोग विरोधी खेमा के थे, अगर वहाँ देर हो गई तो उन्हीं के यहाँ रुक जाते थे कि भैया हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। लेकिन कभी भी उनका चुनाव प्रचार गाड़ियों से नहीं हुआ। बाद में चल करके ये आपके 80 के बाद
कुछ उनके मित्र थे, एक आध जीप उप कर देते थे कि नहीं अरे विधायक जी आप इससे चलिए। उनका राजनीतिक जीवन इतना सरल और सादा था कि 9 बार विधायक रहते हुए कभी भी उन्होंने अंगरक्षक स्वीकार नहीं किया। हाँ, कभी चुनाव पीरियड रहा हो चाहे कुछ रहा हो, अंगरक्षक भेजे जाते थे और ये सीधे कहते थे अरे यार मुझको किससे खतरा है, मैं जिसके बीच में हूँ, जिसका प्रतिनिधि बनने जा रहा हूँ, उससे मुझे क्या खतरा है। अगर खतरा है मरना होगा तो मर जाएंगे। तो एक वाकया मुझको याद है, इनकी तबीयत खराब थी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सौरभ चंद्रा जी जो है वाराणसी के डीएम थे, और कल्याण सिंह जी को पता लगा कि उदल जी की तबीयत खराब है। उन्होंने सौरभ चंद्र को आदेश दिया कि आप सुबह शाम दोनों वक्त हॉस्पिटल में जाएंगे और गुलाब का फूल लेके उदल जी के पास आधे घंटे 1 घंटे बैठे, कोई काम नहीं। और सौरभ चंद्र जी ये किया करते थे। जब उनका ब्लड शुगर बढ़ा तो डॉक्टरों की चिंता होने लगी, तो डीएम ने पूछा कि आखिर परेशानी क्या है, तो कहा कि भाई ब्लड शुगर इनका बढ़ रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो डीएम ने विजय राजे सिंधिया के फैमिली डॉक्टर को, वाजपेयी जी को बुलवाया और वाजपेयी जी ने आके देखा। उसके बाद इंसुलिन का डोज 2-3 दिन लगवाया, शुगर नॉर्मल हो गया और वो ठीक ठाक होकर के घर चले आए। और यही इसी तरह का उनका जीवन था। कई बार लोगों ने बहुत पैसे भी देने की कोशिश की, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, लेकिन हर वक्त इन्होंने ठुकरा दिया, कहा ये मुझको नहीं चाहिए। अपने पूरे जीवन में किसी का भी काम कराया हो इन्होंने, किसी का ट्रांसफ़र रहा हो, किसी की नियुक्ति रही हो, किसी का जो है वो रुकवाना रहा हो, अगर किसी ने ये कहा होगा कि नहीं हम अब हमेशा रिक्शे से ही चलते थे, रिक्शे से आते थे, रिक्शे से जाते थे, और 1 रुपया अगर किसी ने देने की कोशिश की होगी तो उसका काम इन्होंने कह दिया होगा कि मैं इससे। और इनको विधानसभा में पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो तो उसका चेयरमैन बनाया गया। वो कैबिनेट स्तर की मिनिस्टर की पावर होती है, उसमें गाड़ी, चपरासी, शैडो सब मिलते हैं। गाड़ी उनको मिली, एक लालजी पांडे हैं बाबतपुर के, उन्होंने कहा गाड़ी उड़ी मिली है, घर पर टेलीफोन वगैरह भी लगाने आए थे, सब मना कर दिए, गाड़ी उड़ी कभी चढ़े नहीं। उन्होंने गाड़ी मंगवा लिया, ड्राइवर को बिगड़ गए, क्यों मंगाए हो, कहाँ अरे चला कैसे जाएगा, अरे कहाँ रिक्शे से चलेंगे, ये पब्लिक का पैसा इस गाड़ी में बर्बाद करोगे। ड्राइवर से कहा तुम जाओ, तो वो कहा अरे साहब आ गए हैं, कहें आ गए हैं तो चलो आज छोड़ दो, लेकिन आज के बाद कोई फ़ोन करे गाड़ी लेके नहीं आओगे। अच्छा, ये परिवारवाद वाली जो बात है इसको लेके वो क्या सोचते थे? जैसे शुरू से इसके विरोधी रहे हैं। उन्होंने परिवार में किसी को भी राजनीति में आने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया और इसका विरोध हमेशा किया कि मेरे परिवार मेरे रहते परिवारवाद राजनीति में नहीं होनी चाहिए, इसका वो विरोधी। तो जैसे आप लोग उनके बेटे थे तो आप लोग को जैसे राजनीति को लेकर क्या बताते थे कि अगर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और अगर कोई बच्चा अगर जाना चाह रहा है या किसी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में जाना चाह रहा है तो उनको लेके क्या वो कहते थे कि एकदम आना ही नहीं है या फिर? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन उनका जो अपना मत था कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजनीति में जो आदमी जनप्रतिनिधि होता है, जनता ने जिसको जनप्रतिनिधि चुना है, अगर वो परिवारवाद को बढ़ावा देगा तो उसके साथ जुड़े हुए जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको कभी भविष्य में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो जो है इसके विरोधी थे। और वो मेरी बहन को एक बार लोगों ने चुनाव जरूर लड़वा दिया, लेकिन वो इसके विरोधी थे, विरोध में थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े। तो उनसे जैसे चुनाव लड़े तो वो हम लोगों को कभी प्रेरित नहीं किया। हम तो ताजिंदगी उनके साथ लखनऊ में रहे, हम चारबाग में नौकरी करते थे, 2018 में रिटायर हुए। सबसे ज़्यादा मेरा ही उनका संबंध रहा, साथ रहा, खाना बनाना, खिलाना, सब कुछ करना, उन्हीं के साथ रहना, लेकिन कभी भी इस तरह की बात उनके अंदर नहीं थी। और वो सीधे सीधे बड़ा साफ सुथरा बात करते थे, एकदम साफ सुथरा, न उधो का लेना न माधो का देना। नेताओं का जैसे आप यहाँ रहते थे और साधारण से आवास में रहते थे तो नेताओं का आना जाना होता होगा? वो आना जाना तो होता ही था, हाँ, लगातार चलता रहता था। हाँ, लोग आते थे, मिलते थे, जाते थे, ये तो बराबर था। तो जैसे आने वाले कहते होंगे कि भाई आवास को लेके, कुछ घर बनाने को लेके या सिंपल तरीके, वो सब तो बहुत कहते थे, लेकिन ये कहते थे मेरे पास पैसा नहीं है और मैं बनवा नहीं सकता। सीधी सी बात, उनका सीधा फार्मूला था कि मैंने जनता को तो लूटा नहीं और न मेरे पास पैसा है कि मैं चलूँ बिल्डिंग बनवाऊँ या मैं गाड़ी खरीदूँ
तो ये सब संभव नहीं है मेरे लिए। और मरते मरते भी उनकी तबीयत खराब हो गई तो लेके जा रहे थे हम, 3-4 बार मैं उनको ले जा करके वहाँ लखनऊ में भर्ती कराया बलरामपुर हॉस्पिटल में। इनके मित्र थे वहाँ के CMO भी थे, डॉक्टर राय साहब लखनऊ के चेयरमैन थे, उनके बड़े भक्त थे। तो इनका बड़ा सादगी भरा जीवन था। ऐसा राजनीतिक पुरुष क्या, ये महापुरुष थे। हाँ, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऊदल तेरा नाम रहेगा, ये लोगों के हृदय जुबान पे आ गया था। आज के विधायकों की बात करें, आज के विधायकों को देखते हैं तो तमाम ऐशो आराम, तमाम गाड़ियों का काफिला, मगर इसमें थे एक उदल, कॉमरेड उदल, जिनकी लाइफ, जिनका जीवन ऐसा था।